नमस्ते। जब हम ग्लोबल बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर, अलग अलग देशों में फैले हुए दफ्तर और अरबों डॉलर की डील्स। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी भाषा है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। एक ऐसी भाषा जो हर देश, हर करेंसी और हर कंपनी को समझ आती है। आज हम इसी भाषा को समझने जा रहे हैं, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम इस एग्जाम पेपर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एकेडमिक सवाल नहीं है। ये असल में वो पहेलियां हैं जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हर रोज सुलझाती हैं। तो हम इन्हीं सवालों के जरिए देखेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग की दुनिया असल में काम कैसे करती है। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। हिसाब किताब तो हिसाब किताब है, चाहे दिल्ली में हो या दुबई में, है ना? पर ऐसा नहीं है। जैसे ही पैसा सरहदें पार करता है, नियम, जोखिम और रणनीतियां, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। और यही बात इस विषय को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाती है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती होती है, वो है अलग-अलग करेंसी और उनके लगातार बदलते हुए मूल्य से निपटना। ये सिर्फ डॉलर को रुपए में बदलने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है रिपोर्टिंग के लिए, दूसरा असली कैश के लेन देन के लिए। अनुवाद को ऐसे समझिए जैसे किसी कविता का भाव समझाना। ये सिर्फ किताबों में हिसाब दिखाने के लिए होता है, एक तरह की कागजी कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ रूपांतरण का मतलब है सच में पैसे को एक करेंसी से दूसरी में बदलना, जैसे डिक्शनरी में किसी शब्द का सीधा मतलब। यहाँ असली नकदी का लेन देन होता है। और यहीं पर इकोनॉमिक एक्सपोजर यानी आर्थिक जोखिम का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ आज के लेन देन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि डॉलर और रुपए की दर में बदलाव का असर 6 महीने बाद कंपनी के मुनाफे और उसके भविष्य पर क्या पड़ेगा। तो एक तरह से इंटरनेशनल अकाउंटेंट भविष्यवक्ता की तरह काम करते हैं, जो आने वाले जोखिमों का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, जो सीधा इस एग्जाम पेपर से लिया गया है। भारत की रिलायंस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की व्हील्स लिमिटेड से 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सामान खरीदा। पेमेंट 4 महीने बाद करना है। सुनने में तो ये एक सीधी साधी डील लगती है ना? लेकिन देखिए होता क्या है। जब सौदा हुआ तब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 33 रुपये का था, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद वो 33 रुपये 45 पैसे का हो गया। अब रिलायंस के लिए वही 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सामान और महंगा हो गया। सिर्फ एक्सचेंज रेट में एक छोटे से बदलाव के कारण उन्हें हजारों रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ये दिखाता है कि कैसे समय और करेंसी मिलकर एक बड़ा वित्तीय जोखिम पैदा करते हैं। तो हमने देखा कि बाहरी दुनिया यानी करेंसी मार्केट एक कंपनी पर कैसे असर डालता है। लेकिन अब जरा कंपनी के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। जब एक ही कंपनी के अलग अलग विभाग, जो अक्सर अलग अलग देशों में होते हैं, एक दूसरे को सामान बेचते हैं, तो वे कीमत कैसे तय करते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। इस सवाल को देखिए। एमएस कंपनी के 2 डिवीजन हैं, इंजीनियरिंग और असेंबली। इंजीनियरिंग डिवीजन एक पार्ट बनाकर असेंबली डिवीजन को भेजता है, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। अब सवाल ये है कि इंजीनियरिंग डिवीजन असेंबली डिवीजन से कितनी कीमत ले। ये कंपनी की एक अंदरूनी पहेली है। यहाँ इंजीनियरिंग डिवीजन ने अपनी लागत पर 150% जोड़ने का फैसला किया। अब जरा इन नंबरों को देखिए। इंजीनियरिंग डिवीजन को 45,000 रुपये का मुनाफा होता है। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन इस फैसले से असेंबली डिवीजन की लागत बढ़कर 1,40,000 रुपये हो जाती है, जिससे उनका मुनाफा घटकर सिर्फ 60,000 रुपये रह जाता है। और सबसे जरूरी बात, कंपनी का कुल मुनाफा 1,05,000 रुपये। अगर ये अंदरूनी कीमत बदलती है तो ये मुनाफा डिवीजनों के बीच इधर उधर हो सकता है और कंपनी के कुल मुनाफे पर भी असर डाल सकता है। तो क्या कंपनियां बस करेंसी के उतार चढ़ाव को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाती हैं? बिल्कुल नहीं। वो खुद को बचाने के लिए कुछ फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। इस प्रैक्टिस को कहते हैं हेजिंग, जो एक तरह से अपने दांव पर बीमा खरीदने जैसा है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सर्ट टिकट के बारे में सोचिए। मान लीजिए 3 महीने बाद होने वाले एक शो का टिकट आज 100 रुपये का है। आप 5 रुपये देकर एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो आपको अगले 3 महीनों में कभी भी उस टिकट को 100 रुपये में खरीदने का हक देता है। कोई मजबूरी नहीं। अगर बाद में टिकट 200 रुपये का हो जाए तो आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करके पैसे बचा लेते हैं। और अगर टिकट 50 रुपये का हो जाए तो आप ऑप्शन को भूल जाते हैं। आपका नुकसान सिर्फ वो 5 रुपये का हुआ।
कॉल और पुट ऑप्शन भी करेंसी के साथ बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। ये फाइनेंशियल दुनिया के सेफ्टी नेट हैं। इसे ऐसे समझिए, एक कंपनी को 90 दिनों में यूरो में पेमेंट करनी है और उसे डर है कि यूरो महंगा हो जाएगा। वो आज की रेट पर यूरो खरीदने के लिए एक कॉल ऑप्शन खरीद लेती है। अगर यूरो सच में महंगा हो गया तो वो अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करके सस्ते में यूरो खरीद लेती है, और अगर यूरो सस्ता हो गया तो वो बस ऑप्शन को भूल जाती है और मार्केट से सस्ता यूरो खरीद लेती है। उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ ऑप्शन खरीदने की छोटी सी लागत है। तो ये हैं वो रणनीतियां जिनसे कंपनियां खुद को बचाती हैं। लेकिन इन सभी लेन देन और रणनीतियों का हिसाब आखिर रखा कहाँ जाता है? चलिए अब देखते हैं कि ये सारा फाइनेंशियल डेटा एक साथ कैसे आता है, जो किसी कंपनी की सेहत की कहानी बताता है। यहाँ एग्जाम पेपर से एक बैलेंस शीट है। ये नंबर अपने आप में शायद बहुत कुछ ना कहें। इन नंबरों को समझने और कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अकाउंटेंट्स कुछ अनुपातों यानी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि करंट रेशियो, जो यहाँ 2.6 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म बिल चुकाने के लिए देनदारियों से 2.6 गुना ज्यादा संपत्ति है। ये एक अच्छा संकेत है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्थिरता को दिखाता है। अब देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, जो 1.33 है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपनी पूंजी के हर 1 रुपए के लिए 1.33 रुपए का कर्ज है। मतलब कंपनी अपनी फंडिंग के लिए अपनी पूंजी से थोड़ा ज्यादा कर्ज का इस्तेमाल कर रही है। इससे विकास में तो तेजी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में जोखिम भी बढ़ता है। इन्हीं अनुपातों में एक अकाउंटेंट नंबरों के पीछे की असली कहानी पढ़ता है। तो इन रेशियो के जरिए हम किसी भी कंपनी की कहानी पढ़ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन क्या कहानी लिखने के यानी अकाउंटिंग करने के नियम हर जगह एक जैसे हैं? अंत में चलिए इसी बड़े सवाल पर आते हैं। ये सभी नियम और प्रथाएं दुनिया भर में अलग-अलग क्यों हैं? जैसा कि इस एग्जाम में बताया गया है, कई चीजें अकाउंटिंग को प्रभावित करती हैं। किसी देश का कानूनी सिस्टम, उसके राजनीतिक संबंध, महंगाई की दरें और यहाँ तक कि उसकी संस्कृति भी। यही कारण है कि एक ही लेन देन को जर्मनी, जापान और अमेरिका में अलग-अलग तरीके से दर्ज किया जा सकता है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों को जोड़ना नहीं है। ये वो ढांचा है जो ग्लोबल बिजनेस को मुमकिन बनाता है। ये वो सिस्टम है जो न्यूयॉर्क में बैठे एक इन्वेस्टर को मुंबई की एक कंपनी पर भरोसा करने की हिम्मत देता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास का एक ग्लोबल नेटवर्क बनता है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी सरहदों को धुंधला कर रही हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमी को एक नया आकार देगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।